सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द 7th लेक्चर ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोग काफी सारी चीजें डिस्कस कर चुके थे। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को रॉल्स लॉ के बारे में बताया था और आज ही हम लोग देखने वाले हैं कि भैया वो कौन से सॉल्यूशन है जो रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं और वो कौन से सॉल्यूशन है जो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। तो वो सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं उनको क्या बोला जाता है और वो सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं उनको क्या बोला जाता है। तो वो सॉल्यूशन बेटा जो रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं उनको बोला जाता है आइडियल सॉल्यूशन, एंड दो सॉल्यूशन व्हिच डू नॉट फॉलो रॉल्स लॉ उनको बोला जाता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आज का हमारा टॉपिक यही होने वाला है, आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और सीबीएसई बोर्ड एग्जाम का सबसे फेवरेट टॉपिक, कोई साल आज तक ऐसा नहीं गुजरा कि यहाँ से कोई सवाल ना आया हो। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे जबरदस्त टॉपिक, हर साल सवाल यहाँ से आने की पॉसिबिलिटी रहती ही रहती है। तो देखो बेटा, डिस्कस करते हैं कि भैया आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन वो होगा बेटा जो रॉल्स लॉ को फॉलो करेगा, हर कंसंट्रेशन पर रॉल्स लॉ को फॉलो करेगा। ठीक है, तो लास्ट क्लास में बेटा मैंने आपको रॉल्स लॉ के बारे में बताया था और रॉल्स लॉ के कुछ सवाल, कुछ फॉर्मूलाज बताए थे मैंने आप लोगों को। रॉल्स लॉ के क्या क्या फॉर्मूला बताए थे, पहले तो उन फॉर्मूला के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला लिखवाया था बेटा पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए। दूसरा लिखवाया था पी बी इज इक्वल्स टू पी नॉट बी एक्स बी। तीसरा लिखवाया था अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, डाल्टन साहब ने क्या बोला, टोटल प्रेशर जो होगा वो ए और बी के पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होगा। ये कौन सा लॉ, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ। तो डाल्टन लॉ को फॉलो करते हुए हमने बोला P इज इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। फिर उसके बाद हमने बोला कि एक्स बी की जगह 1 माइनस एक्स ए रख दो, पूरी इक्वेशन में एक्स ए आ जाएगा, या फिर एक्स ए की जगह 1 माइनस एक्स बी रख दो, पूरी इक्वेशन में एक्स बी आ जाएगा। तो दो फॉर्मूलाज और, एक एक्स ए के टर्म्स में और एक एक्स बी के टर्म्स में। अगर एक्स ए के टर्म्स में लिख रहे हो तो, अगर एक्स ए के टर्म्स में लिखना चाह रहे हो तो बी से स्टार्ट हो, पी नॉट बी प्लस पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इंटू एक्स ए। If I want to write it in terms of xb, तो a से स्टार्ट हो, p नॉट a प्लस p नॉट b माइनस p नॉट a इंटू एक्स बी। ये 5 अलग अलग फॉर्मूले रॉल्स लॉ में हम लोगों ने बोले थे। रॉल्स साहब ने वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का निकालने के लिए ये फॉर्मूलाज दिए थे। इन फॉर्मूला की मदद से जो वेपर प्रेशर कैलकुलेट किया जाएगा बेटा, दैट विल बी नोन एज कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर, दैट इट विल बी नोन एज कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर। ठीक है, एक बार तो हम लोगों ने अपनी कॉपी में बैठ करके, अपने घर पे बैठ करके इन फॉर्मूला की हेल्प से वेपर प्रेशर निकाल लिया, उसको क्या बोला जाएगा, कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर। अगली बार हम उसी सॉल्यूशन को उठा करके ले गए, कहां पर बेटा, लेबोरेटरी में उठा करके ले गए और वहां जाकर के एक्सपेरिमेंटली हमने वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का निकालने की कोशिश करी। तो वो जो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का एक्सपेरिमेंटली निकल करके आएगा, दैट विल बी नोन एज कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर, उसको बोला जाएगा कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर। अगर कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर और लेबोरेटरी में जाकर के जो वेपर प्रेशर मेजर करा, जिसको क्या बोल रहे हैं, ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर। लेबोरेटरी में जाकर के जो वेपर प्रेशर आप मेजर कर रहे हैं, दैट इज नोन एज ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर। अगर कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर और ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर बराबर आ गया तो हम बोलेंगे हमारा सॉल्यूशन रॉल्स लॉ को फॉलो कर रहा है, हमारा सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन कहलाया जाएगा। और अगर कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर और ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर बराबर ना आया तो हम बोलेंगे हमारा सॉल्यूशन रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, आवर सॉल्यूशन इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर हो गई बात अच्छे से। तो देखो जरा, आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा, आइडियल सॉल्यूशन सर वो सॉल्यूशन होगा व्हिच फॉलो रॉल्स लॉ, सॉल्यूशन व्हिच फॉलो रॉल्स लॉ। ठीक है सर, वो सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को फॉलो करेगा उसको आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। सॉल्यूशन बनाने का क्या तरीका है, सॉल्यूशन बनाने का क्या मेथड है सर, सॉल्यूशन बनाते वक्त हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालते हैं, हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालते हैं तब जाकर के सॉल्यूशन बनता है। अगर मैं सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डाल रहा हूं, सॉल्यूट को कैपिटल बी से डिनोट किया जाता है, सॉल्वेंट को कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है। तो बेटा सॉल्यूट
सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स के बीच में भी कुछ इंटरेक्शन रही होगी कि नहीं रही होगी? हाँ सर, बिल्कुल रही होगी। सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स के बीच में भी कुछ इंटरेक्शंस रहती है। दैट इंटरेक्शन इज नोन एज सॉल्यूट इंटरेक्शन। उसको हम बोलेंगे B-B इंटरेक्शन। क्या बोलेंगे? B-B इंटरेक्शन। सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में भी कुछ इंटरेक्शन रही होगी, उसको हम बोलेंगे A-A इंटरेक्शन। क्या बोलेंगे? A-A इंटरेक्शन। तो जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आपस में मिला रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? सॉल्यूट के इंटरेक्शन को खत्म करना पड़ेगा, सॉल्वेंट के इंटरेक्शन को खत्म करना पड़ेगा, तभी तो जाकर के सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच की नई इंटरेक्शंस डेवलप होंगी। तभी तो जाकर के सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच की नई इंटरेक्शंस डेवलप होंगी। अगर आप रसना को पानी के अंदर मिलाना चाह रहे हैं बेटा, तो जब रसना पानी के अंदर जाकर के मिलेगा तो क्या होगा? पानी के बीच की इंटरेक्शन खत्म हो जाएगी, रसना के बीच की इंटरेक्शन खत्म हो जाएगी। अब नई इंटरेक्शन डेवलप होगी, किस के बीच? पानी और रसना के बीच नई इंटरेक्शन डेवलप होगी। मतलब जब मैं सॉल्यूशन बनाता हूं, मुझे सॉल्यूट के बीच की इंटरेक्शन को खत्म करना पड़ता है, सॉल्वेंट के बीच की इंटरेक्शन को खत्म करना पड़ता है, तब जाकर के सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच की इंटरेक्शन बननी स्टार्ट होती है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आई हैव टू ब्रेक these old interactions and these interaction will form। इन इंटरेक्शन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है? अगर A-B इंटरेक्शन, मतलब जो नई इंटरेक्शन बनी सॉल्यूशन बनने के बाद, जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच की इंटरेक्शन आई, वो सेम है एज इन प्योर AA एंड इन प्योर BB। मतलब अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट की इंटरेक्शन का मैग्नीट्यूड सेम है, जितना मैग्नीट्यूड सॉल्यूट की इंटरेक्शन का था और जितना मैग्नीट्यूड सॉल्वेंट की इंटरेक्शन का था, तब हम बोलेंगे हमारा सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन है। तब हम बोलेंगे हमारा सॉल्यूशन कैसा है बेटा? आइडियल सॉल्यूशन है। इफ A-B इंटरेक्शंस आर सेम एज इन प्योर AA एंड इन प्योर BB, देन द सॉल्यूशन विल बी नोन एज आइडियल सॉल्यूशन। आई होप इतनी बात क्लियर हुई होगी। और आइडियल सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा? वही बात जो अभी अभी आप लोगों को बताई। क्या बात बताई सर आपने? हम तो भूल भी गए। क्या बात बताई? हमने बोला कि कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर और ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर आपस में बराबर होगा। कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर और ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर आपस में क्या होगा बेटा? कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर और ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर आपस में बराबर होगा। क्लियर हो रही है बात अच्छे से? मतलब रॉल्स लॉ के इन फॉर्मूला की मदद से जो वेपर प्रेशर निकालोगे और लेबोरेटरी में जाकर के जो वेपर प्रेशर निकालोगे, दोनों आपस में बराबर आएंगे। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यही है बेटा, यहां देख लो जल्दी से। कहने का मतलब यही है कि आइडियल सॉल्यूशन के लिए PA किसके बराबर होगा? P0A XA के बराबर होगा। चलो मैं इधर लिख देता हूं। आइडियल सॉल्यूशन के लिए PA किसके बराबर होगा? P0A XA के बराबर होगा। PB किसके बराबर होगा? P0B XB के बराबर होगा। ये देखो जरा बेटा, जो लेफ्ट साइड में लिख रहा हूं, ठीक है, ये जो लेफ्ट साइड में लिख रहा हूं, चलो मैं एक काम करता हूं, इधर लिख देता हूं ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर और इधर लिख देता हूं कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर। दिस इज माय ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर और एंड दिस इज माय कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर। क्लियर? तो अब देखो जरा, तो देखो जरा, लेफ्ट साइड में जो लिखा है बेटा, जो लेफ्ट साइड में लिखा है वो ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर है, जो लेबोरेटरी में जाकर के आप ऑब्जर्व कर रहे हो। राइट साइड में जो लिखा है वो कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर है। दोनों आपस में बराबर आ रहे हैं। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा, इट विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू P0A XA प्लस P0B XB।
और दो बातें, और वो दो बातें क्या कि जब सॉल्यूशन को हम आपस में मिलाएंगे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आपस में मिलाएंगे तो क्या होगा, अगर मैंने 300 ml दूध में 200 ml पानी मिलाया तो कितना ml दूध मिलना चाहिए सर? 500 ml दूध मिलना चाहिए। मतलब एग्जैक्टली अगर मुझे 500 ml दूध मिल रहा है मतलब चेंज इन वॉल्यूम कुछ भी नहीं हो रहा है। डेल्टा मिक्सिंग भी का मतलब क्या है? डेल्टा मिक्सिंग भी का मतलब क्या है? चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है, वो किसके बराबर होगा बेटा? 0 के बराबर होगा, ठीक है। change in volume of mixture it will be equal to 0। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन के अंदर भी कोई चेंज नहीं आने वाला है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आपस में मिलाओगे ना तो सॉल्यूशन गर्म होगा ना ही सॉल्यूशन आपका ठंडा होगा। डेल्टा मिक्सिंग क्या है? एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग। डेल्टा मिक्सिंग भी क्या है? वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग। 300 ml दूध में 200 ml पानी मिलाया, 500 ml सॉल्यूशन मिल गया, ना उससे ज्यादा ना उससे कम, ठीक है। डेल्टा मिक्सिंग H 0 के बराबर है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आपस में मिलाया, ना तो आपका हीट एनर्जी इवॉल्व हुई ना हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, मींस आपका डिसोल्यूशन प्रोसेस ना तो एक्सोथर्मिक है ना ही एंडोथर्मिक है। तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा बेटा? हमारा सॉल्यूशन होगा आइडियल सॉल्यूशन। और आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल्स पूछे जाते हैं। क्या एग्जांपल पूछे जाते हैं बेटा? एग्जांपल बेंजीन प्लस टॉल्यूइन, बेंजीन प्लस टॉल्यूइन, नॉर्मल हेक्सेन प्लस नॉर्मल हेप्टेन, नॉर्मल हेक्सेन प्लस नॉर्मल हेप्टेन, ठीक है। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। और आइडियल सॉल्यूशन के अंदर एक ग्राफ जो रॉल्स लॉ में बताया भी था पिछली क्लास में, वही ग्राफ यहाँ पर फॉलो किया जाएगा। क्या ग्राफ फॉलो किया जाएगा? इस पॉइंट पर एक्स ए बेटा 0 के बराबर है और एक्स बी बेटा 1 के बराबर है। इस पॉइंट पर एक्स ए बढ़ते बढ़ते 1 हो गया और एक्स बी घटते घटते 0 हो गया। और हमने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करी थी, एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करी थी, इसको हमने बोला था P0 A, इसको हमने बोला था P0 B, ठीक है। और यहाँ पर एक लाइन हमने ड्रॉ करी थी, ठीक है। तो ये वाला जो ग्राफ होगा बेटा, ये वाला ग्राफ किसके लिए होगा? ये वाला ग्राफ, ये ग्राफ होगा पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए के लिए। ये ग्राफ किसके लिए होगा? पी बी इक्वल्स टू पी नॉट बी एक्स बी के लिए। ये ग्राफ किसके बराबर किसके लिए होगा? टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब पी ए प्लस पी बी के लिए, मतलब पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी के लिए ये ग्राफ होने वाला है। जो रॉल्ट साहब ने ग्राफ बोला वही आइडियल सॉल्यूशन के अंदर फॉलो किया जाएगा। बट अगर मेरा सॉल्यूशन रॉल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है तो उसको नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोला जाएगा। और अगर नॉन आइडियल सॉल्यूशन है तो यहाँ पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट की इंटरेक्शन A डैश डैश B इंटरेक्शन विल नॉट बी सेम एज इन प्योर AA एंड इन प्योर BB। मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच की इंटरेक्शन का मैग्नीट्यूड दैट विल बी टोटली डिफरेंट फ्रॉम प्योर सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन एंड प्योर सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। A डैश डैश B इंटरेक्शन विल नॉट बी सेम एज इन प्योर AA एंड इन प्योर BB। क्लियर हो रही है बात अच्छे से? तो अब सुनना ध्यान से, रॉल्ट्स लॉ ने कहा था सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आना चाहिए कितना? 500। रॉल्ट्स लॉ ने बोला कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आना चाहिए 500 mm ऑफ मरकरी। कितना आना चाहिए? 500 mm ऑफ मरकरी आना चाहिए। लेकिन सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जब आपने लेबोरेटरी में जाकर के मेजर करा, जब आपने ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर देखा, तो वो दो केस हो सकते हैं बेटा उसके। वो दो केस क्या हो सकते हैं कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सबसे पहली बात या तो 500 से बड़ा निकल करके आए या फिर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 500 से कम निकल करके आए। भाई रॉल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एग्जैक्टली 500 तो आएगा नहीं। तो दो ही केस हो सकते हैं, या तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 500 से ज्यादा आएगा या फिर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 500 से कम निकल करके आएगा। तो अगर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 500 से ज्यादा निकल करके आ रहा है तो हम बोलेंगे आवर सॉल्यूशन इज शोइंग सॉल्यूशन दिखा रहा है, ड्रामेबाजी दिखा रहा है। सॉल्यूशन इज शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट्स लॉ। सॉल्यूशन इज शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट्स लॉ।
ठीक, अगर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 500 से कम निकल करके आ रहा है तो हम बोलेंगे आवर सॉल्यूशन इज शोइंग नखरे, नेगेटिव डेविएशन, our solution is showing negative deviation from Raoult's law। तो दो ही तरीके के केस हो सकते हैं कि सॉल्यूशन आपका या तो पॉजिटिव डेविएशन दिखा या फिर नेगेटिव डेविएशन दिखाए। पॉजिटिव डेविएशन कब दिखाएगा? पॉजिटिव डेविएशन कब दिखाएगा? पॉजिटिव डेविएशन कब दिखाएगा? तो देखो जरा, पॉजिटिव डेविएशन मतलब वेपर प्रेशर आना चाहिए था 500, लेकिन निकल करके कितना आ रहा है? 500 से ज्यादा। इसका मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट गई होगी, तभी तो वेपर प्रेशर बढ़ा। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होंगी तो वेपर प्रेशर मतलब उस लिक्विड के वेपराइज करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। मुझे खुद बताओ, पानी, रसना और शहद में किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होना चाहिए? पानी, रसना और शहद में किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होना चाहिए? सर पानी का सबसे ज्यादा होगा, उससे कम वेपर प्रेशर रसना का होगा, सबसे कम वेपर प्रेशर शहद का होगा। ऐसा क्यों? अगर मैं आपके ऊपर एक बार पानी फेंकूं, एक बार रसना फेंकूं, एक बार शहद फेंकूं, सबसे ज्यादा गुस्सा कब आएगा? सर सबसे ज्यादा गुस्सा, हालांकि गुस्सा तो हमें तीनों में आएगा, लेकिन सबसे ज्यादा गुस्सा कब आएगा? जब आप शहद फेंकोगे। एक बार को पानी फेंक देते कोई दिक्कत नहीं, सूख जाता, रसना फेंक देते कोई दिक्कत नहीं, इतनी हमें प्रॉब्लम ना होती, लेकिन आपने तो शहद फेंक दिया, हमारी पूरी बॉडी चिपचिपी हो गई। मतलब शहद के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, वो आसानी से वेपराइज करने वाला नहीं है, आसानी से इवेपोरेट नहीं करेगा, आपको पानी से धोना ही पड़ेगा। तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शहद में सबसे ज्यादा है, इसीलिए उसके मॉलिक्यूल को ही वेपराइज करने की टेंडेंसी सबसे कम है, मतलब उसका वेपर प्रेशर सबसे कम है। तो हमने देखा अगर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी तो वेपर प्रेशर घटेगा। तो आप बोलोगे कि सर पॉजिटिव डेविएशन जो दिखा रहा है, पॉजिटिव डेविएशन मतलब वेपर प्रेशर ज्यादा निकल करके आ रहा है, इट मींस ए डैश डैश बी इंटरेक्शन का मैग्नीट्यूड कम है देन ए डैश डैश ए एंड बी डैश डैश बी। ए डैश डैश ए एंड बी डैश डैश बी इंटरेक्शन का मैग्नीट्यूड कम हो गया, जिस वजह से क्या होगा? जिस वजह से वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा? वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। और अगर वेपर प्रेशर बढ़ा तो बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा, बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक, चलो सर बहुत अच्छी बात, एग्जाम्पल बता दो। इथेनॉल मॉलिक्यूल ले लो जरा। इथेनॉल क्या होता है बेटा? C2H5OH। इथेनॉल मॉलिक्यूल बड़ी मजे के साथ, बड़े मौज मस्ती में आपस में बैठे हुए थे। उनके बीच में क्या रही थी? उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग लग रही थी। क्या लग रही थी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बड़े मजे में अपना एक दूसरे के साथ रह रहे थे, अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे। लेकिन क्या किया आपने आकर के इनके बीच में साइक्लोहेक्सेन मॉलिक्यूल डाल दिया। एक लड़का और एक लड़की के बीच में आप तीसरे बंदे को लेकर के आ गए, तो बताओ रिलेशन खराब होगा कि नहीं होगा? हाँ सर बिल्कुल खराब होगा। साइक्लोहेक्सेन मॉलिक्यूल आकर के क्या कर देगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिस्टर्ब कर देगा। और अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिस्टर्ब हो गई तो मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, जिस वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाएगा और वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। और वेपर प्रेशर अगर बढ़ा तो इस तरीके के सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा। आई होप मेरी इतनी बात क्लियर हुई होगी। उधर देख लो जरा, वहां पर क्या होगा बेटा? वहां पर क्या होगा सर? यहाँ पर ए डैश डैश बी इंटरेक्शंस, यहाँ पर ए डैश डैश बी इंटरेक्शंस का मैग्नीट्यूड प्योर ए और प्योर ए और प्योर बीबी से ज्यादा होगा। प्योर ए और
प्योर बीबी से क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो मॉलिक्यूल करीब करीब आ जाएंगे, मॉलिक्यूल करीब करीब आएंगे तो क्या होगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो यहाँ पर बेटा वेपर प्रेशर आपका डिक्रीज कर जाएगा। अगर वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, अगर वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। एग्जाम्पल बता दीजिए सर, एग्जाम्पल क्या होंगे बेटा, एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म्स। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, CHCl3। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, CHCl3 प्लस एसीटोन। एसीटोन ये होता है बेटा, प्रोपेनॉन को एसीटोन बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन में कार्बन और क्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन है, इधर इलेक्ट्रॉन खींचा, इधर खींच मारी, इधर खींच मारी, इसके ऊपर बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आ गया। फिर इसने ट्रिपल खींच मारी, इसके ऊपर बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आ गया। इधर देखो मिथाइल ग्रुप CH3 प्लस आई इफेक्ट दिखाता है, इधर इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज इंटेंसिटी बढ़ेगी, ठीक है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज इंटेंसिटी बढ़ेगी। फिर ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इधर इलेक्ट्रॉन पे खींच मारेगा, इस पर भी नेगेटिव चार्ज इंटेंसिटी बढ़ेगी। और देखा ये गया कि यहाँ पर जो इंटरेक्शन होती है इट इज सिमिलर टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब प्योर एसीटोन था या प्योर क्लोरोफॉर्म था तो कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं थी, लेकिन जब एसीटोन और क्लोरोफॉर्म को आपस में मिलाया गया तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई, विच वॉज नॉट प्रेजेंट इनिशियली। इस वजह से क्या होगा, मॉलिक्यूल करीब करीब आ जाएंगे, मॉलिक्यूल करीब करीब आ जाएंगे तो बेटा वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। और वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया, इसीलिए हम बोल रहे हैं दिस सॉल्यूशन इज शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, ठीक है। मैथमेटिकली जो रॉल्स साहब ने फॉर्मूला दिया उस फॉर्मूले को लगाते वक्त हम थोड़ी सोच रहे हैं कि हमारा सॉल्यूशन के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटी या बढ़ी, आप तो बस फॉर्मूला लगा के वैल्यू निकाल रहे हो। अरे भाई एक्सपेरिमेंटली जाके तो एक्चुअल हकीकत पता चलेगी, असली हकीकत तो वहीं पर खुल करके सामने आएगी। आई होप मेरी बात क्लियर हो रही है। तो उस चीज का एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है कि फॉर्मूला की मदद से वेपर प्रेशर 500 निकाला था, लेकिन कुछ सॉल्यूशन ऐसे हैं जिनका वेपर प्रेशर जब लेबोरेटरी में जाकर के हमने ऑब्जर्व किया तो वो 500 से ज्यादा निकल करके आ रहा है। वो क्यों निकल करके आ रहा है, क्योंकि वहां पर ये कहानी हुई हुई है। और कुछ कंपाउंड्स, कुछ सॉल्यूशन ऐसे हैं जहां पर उनका वेपर प्रेशर 500 से कम निकल करके आ रहा है। वो क्यों निकल करके आ रहा है, तो वो सारी कहानी ये शो करी है। तो मुझे बताइए, जो अभी मैंने आप लोगों को ग्राफ बनवाया था, क्या यहाँ पर भी वो ग्राफ बनेगा? नहीं सर, यहाँ पर तो वो ग्राफ नहीं बनने वाला। जो ग्राफ आपने बनवाया था वो तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए था। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखो जरा, आइडियल सॉल्यूशन के लिए ये ग्राफ बनवाया था। जी सर, बिल्कुल आइडियल सॉल्यूशन के लिए आपने ये ग्राफ बनवाया था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर सर वेपर प्रेशर, यहाँ देखो बढ़ा, वेपर प्रेशर बढ़ा, तो ये जो डॉटेड लाइन है ये आनी चाहिए थी कब, जब हमारा सॉल्यूशन आइडियल था। लेकिन अब ये वेपर प्रेशर थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ये ऊपर ऊपर को शिफ्ट हो जाएंगी, ये कहाँ शिफ्ट हो जाएंगी, ऊपर ऊपर को शिफ्ट हो जाएंगी। उधर देख लो, उधर देख लो, यहाँ पर नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा, ये ग्राफ हमने बनाया, यहाँ पर वेपर प्रेशर क्या हो गया सर, यहाँ पर वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया, तो एक्चुअल ग्राफ ऐसे नीचे की डायरेक्शन में झुक जाएगा, ठीक है। एक्चुअल ग्राफ ऐसे नीचे की डायरेक्शन में झुक जाएगा। क्लियर हो गई मेरी बात अच्छे से, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हुआ, पॉजिटिव डेविएशन में सर यहाँ पर वेपर प्रेशर बढ़ा तो बॉइलिंग पॉइंट घटा, बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ, घटा, बिकॉज वेपर प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अगर वेपर प्रेशर मैक्सिमम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होगा, अगर वेपर प्रेशर मैक्सिमम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होगा। तो आप यहाँ पर देखिए, जो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का आ रहा है इसमें आपके ग्राफ पर जो भी टॉप
टॉप मोस्ट पॉइंट आपको नजर आए, ठीक है, उस पर पॉइंट मारो, नीचे परपेंडिकुलर डालो। यहाँ परपेंडिकुलर डालोगे तो बेटा आपको एक्स ए और एक्स बी की वैल्यू पता चल जाएगी, बिकॉज इस एक्स एक्सिस पर है कौन, एक्स ए और एक्स बी ही तो है, एक्स ए 0 एक्स बी 1, एक्स ए 1 एक्स बी 0। तो आपको यहाँ पर एक्स ए और एक्स बी की वैल्यू पता चल जाएगी। एक्स ए एक्स बी की वैल्यू पता चल गई तो कंपोजिशन पता चल गया। कंपोजिशन पता चल गया तो आप बोलोगे कि सर इस पर्टिकुलर कंपोजिशन पर हमारे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मैक्सिमम है और बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम है, तो ऐसे सॉल्यूशन को बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। क्या बोला जाएगा, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। क्लियर हो गई बात। इधर देख लो जरा, यहाँ पे वेपर प्रेशर घटा, जो भी बॉटम मोस्ट पॉइंट आपको नजर आए उस पर परपेंडिकुलर डालो, यहाँ पर आपको एक्स ए और एक्स बी की वैल्यू पता चल जाएगी। तो आप बोलोगे कि सर इस पर्टिकुलर कंपोजिशन पर हमारे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मिनिमम है, वेपर प्रेशर मिनिमम है तो बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होगा। तो इस पर्टिकुलर कंपोजिशन पर जो भी सॉल्यूशन आएगा उसको बोला जाएगा क्या, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बता दिया, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बता दिया। एजियोट्रॉप या फिर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है, ऐसा मिक्सचर, दो लिक्विड का मिक्सचर जिसको आप सेपरेट नहीं कर सकते, विच बिहेव्स ओनली एज अ प्योर लिक्विड। जैसे कि अगर मैंने इथेनॉल और वाटर को आपस में मिलाया, अल्कोहल और वाटर को आपस में मिलाया, अल्कोहल एक अलग लिक्विड है, वाटर एक अलग लिक्विड है, तो पक्की बात है दोनों का बॉइलिंग पॉइंट भी अलग अलग होगा। अगर मैं दोनों को गर्म करना चालू करूं तो पहले अल्कोहल के वेपर्स बनेंगे, बिकॉज अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट दोनों का अलग अलग है। तो इसीलिए मैं इन दोनों लिक्विड को, दोनों मिसिबल लिक्विड को सेपरेट कर सकता हूं। एंड दैट टेक्निक which is used to separate two miscible liquids which are having difference in their boiling point, that technique is known as fractional distillation। उसको fractional distillation बोल सकते हैं, ठीक है। तो fractional distillation से हम दो miscible liquid को separate कर सकते हैं जिनके boiling point में difference हो। बट यहाँ पर अगर मैंने अल्कोहल और वाटर को कुछ इस प्रोपोर्शन में मिलाया कि मिलाने के बाद अल्कोहल और वाटर दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस हो गया या 100 से कम हो गया, ठीक है, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट बस क्या हो गया, सेम हो गया, तो अब हम बोलेंगे नाउ दिस सॉल्यूशन, दिस मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड विल बिहेव ओनली एज अ प्योर लिक्विड एंड इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज एजियोट्रॉप या दैट टाइप ऑफ मिक्सचर इज नोन एज एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, ठीक है। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर भी दो तरीके का, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। एक एक एग्जांपल दोनों के हम लोगों को याद रखने हैं, एनसीईआरटी बुक में हमें एग्जांपल मिल जाएंगे लिखे हुए, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप एंड व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो आई होप मेरी इतनी बात क्लियर हुई होगी। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्द अगली क्लास में अगली अच्छे टॉपिक के साथ, अगली एनर्जी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।